नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 12 ज्योग्राफी के जो नोट्स आपके पास भेजे जा रहे हैं उसी से को ध्यान से समझना है। हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, उसी टॉपिक को आज कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास के बारे में हमने समझा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसके आधार क्या, किस आधार पर है, जैसे संसाधनों, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में संसाधनों में भिन्नता के कारण ही हमें व्यापार करना पड़ता है। हमारे देश में यदि सभी चीज़ें उपलब्ध हो तो हम दूसरे देश से वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास होती है, कुछ चीज़ें अन्य देशों के पास होती है, तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं को अपने पास जो होती है वो दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं और दूसरे देशों को अपने पास जो नहीं होती है वो हम अपने पास मंगवाते हैं। तो ये जनसंख्या कारक, जहाँ पर सघन आबादी होती है, जनसंख्या के कारण, अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधनों की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति होती है। आर्थिक विकास की अवस्था के बारे में पढ़ा था, सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या, विदेशी निवेश की सीमा, ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार था। परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के बाद में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। तो 4 महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यापार का परिमाण, हमने समझा कि हम व्यापार को गुणों के आधार पर नहीं तोलकर वास्तविक तोल जो होती है, मापतोल जो होती है, उसी को परिमाण कहा जाता है। व्यापार संयोजन, आयात निर्यात में कितना असंतुलन है, व्यापार की दिशा, तो व्यापार संयोजन आयातित और निर्यातित वस्तुओं की सेवाओं के प्रकार में हमने बात की थी पिछली शताब्दी में। अभी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज पहले की अपेक्षा आज विनिर्माण यानी मशीनरीकरण का युग आ गया, तो मशीनरीकरण यानी अपन जिसको बोलते हैं विनिर्माण। फिर व्यापार की दिशा, उपनिवेश, खाद्य पदार्थ की जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ देश ऐसे होते हैं जिनमें किसी चीज़ को लेकर प्रसिद्धि होती है, जिसमें अपन ने बात की थी कि कुछ बहुत सारे देश जिसमें व्यापार, जापान तीसरा व्यापारिक देश बन गया, यूएसए बड़े व्यापारिक देशों में शामिल होते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, विकासशील जो राष्ट्र है वो भी विकसित राष्ट्रों की ओर और उनकी प्रतिस्पर्धा में आज शामिल होते जा रहे हैं। व्यापार संतुलन की अगर बात करें तो व्यापार संतुलन के बारे में अपन ने देखा कि एक देश कितना आयात करता है और कितना निर्यात करता है, तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। आज हम इसी के आगे नेक्स्ट पढ़ते हुए आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि व्यापार से संबंधित जो डिटेल है। अब आज हमारा जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कुछ होता है इससे, यह है वीडियो तो स्टार्ट कर दो आप। तो आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, जिसमें द्विपार्श्विक व्यापार, अब द्विपार्श्विक, बहुपार्श्विक व्यापार, ये 2 प्रकार के व्यापार है। तो द्विपार्श्विक क्या होता है, बहुपार्श्विक क्या होता है। द्विपार्श्विक 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला जो व्यापार होता है उसको द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। आपस में वस्तुओं के व्यापार को सहमति प्रदान करते हैं, वस्तुओं के व्यापार को आपस में सहमति प्रदान करना। उदाहरणार्थ दो देशों के बारे में अपन बात करें, क और ख 2 देश है, तो क देश कुछ कच्चे पदार्थों के व्यापार के लिए समझौते के साथ सहमत हो सकता है, कुछ समझौते के साथ, और ख देश कुछ अन्य सामग्री खरीदेगा। यानी अगर हम आपसे कोई वस्तु ले रहे तो आपको भी हमारे से कोई ना कोई वस्तु खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व्यापार के अंतर्गत किए जाते हैं। ये नहीं कि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, सामने वाला देश अपने से कोई परचेज ही नहीं करे तो हम क्यों खरीदेंगे। इसलिए अगर उनसे हम कोई वस्तु लेते हैं तो उनको भी ये सहमति होती है, उनको भी हमसे कोई ना कोई वस्तु खरीदनी होती है। तो 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक। और एक होता है बहुपार्श्विक, जैसे नाम से पता चल रहा है बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है। तो बहुपार्श्विक व्यापार की अगर बात की जाए तो एक देश बहुत से व्यापारिक देशों के साथ अपना व्यापार करता है। एक देश बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है। विश्व का कोई भी देश कुछ व्यापारिक साझेदारी को अधिक पसंद की श्रेणी प्रदान करता है। से इसमें नाम दिया है से हमारे MFN, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। कोई न कोई ऐसा राष्ट्र, अब हम मान लो हमारे भारत के 5-6 देशों के साथ या 10 देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, तो क्या सबके साथ समान नहीं होकर किसी एक देश के साथ क्या होता है, वो ज़्यादा व्यापार होता है हमारा, वो हमारा सबसे पसंदीदा राष्ट्र होता है, जिसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन।
मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा राष्ट्र, जिसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध ज़्यादा गहरे होते हैं। तो इसको MFN का दर्जा हमने सबसे ज़्यादा ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो किसको दिया हुआ था? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को इस MFN के दर्जे से हटा दिया गया है, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे से उसको, क्योंकि जब हमारा पुलवामा अटैक हुआ था उस दौरान, उसके बाद में इसके साथ जो हमारे संबंध थे वो बिगड़ गए और उसके दौरान सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रों की सूची से इसको हटा दिया गया। इसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध जो थे वो समाप्त कर दिए गए। अब अपन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या होता है। विदेशी व्यापार में अनेक प्रकार के आर्थिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 अपन पढ़ेंगे, उत्पादन में वृद्धि। देश विदेशी व्यापार से कम लागत से अधिक उत्पादन को बढ़ाते हैं। अब देखो, अपन एक देखते हैं उत्पादन में वृद्धि। हमारे पास कोई वस्तु है, लेकिन अब अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन कोई देश हमारे से उसकी डिमांड करता है आयात के लिए, तो हम क्या करते हैं? अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं और उस देश को क्या करते हैं? उस वस्तु का निर्यात करते हैं। जिसमें कहा कि देश विदेशी व्यापार से कम लागत से अधिक उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अपन दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करते हैं उससे देश में इनकम होती है और इनकम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। किसी वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त कर लेता है, जिससे निर्यात बढ़ता है और अधिक, अब निर्यात बढ़ेगा तो आय ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ने से देश के पास उपलब्ध संसाधन जो बेकार पड़े हुए थे या व्यर्थ पड़े हुए थे वो भी क्या थे? काम में आने लग जाते हैं, प्रयोग में आने लग जाते हैं। अधिक उत्पादन कर निर्यात को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो ऐसे संसाधन जो किसी काम में नहीं आ रहे थे उनका भी उपयोग होने लगा और इससे क्या हुआ? देश को इनकम की भी प्राप्त हुई और साथ साथ देश का निर्यात बढ़ा, तो निर्यात बढ़ने से आय प्राप्त होती है। देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशल प्रयोग, अर्थात जिसके उत्पादन में अधिक कुशलता प्राप्त। अब ये तो है नहीं कि किसी वस्तु या कोई हम संसाधन तैयार कर रहे हैं, अब वो संसाधन अपने को बनाना नहीं आता हो और हम ज़बरदस्ती उसका, हालांकि कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं। अब कोई ना कोई संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? कुशलता प्राप्त होती है, नहीं उसको हम अच्छी तरह से, केवल हमें ही आता है उस कार्य को करना, तो उसमें कुशलता होती है। तो ऐसे कुशलता प्राप्त जो संसाधन होते हैं, कार्य होते हैं, उनको हम ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशल प्रयोग, अर्थात जिसके उत्पादन में अधिक कुशलता प्राप्त होती है वो उसका उत्पादन हम ज़्यादा करते हैं। श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण के लाभ, ये वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण और उससे प्राप्त लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण सीधे सीधे अपन बात कर सकते हैं कि ये वस्तुओं के उत्पादन को तो बढ़ाता है, ये साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रदान भी करने में सहायक है। बाजार का विस्तार, विदेशी व्यापार से किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के बाजार की सीमा का विस्तार। विदेशी व्यापार से किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के बाजार की सीमा का और ज़्यादा विस्तार होता है, बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति क्षेत्र का विस्तार होगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन, जब हमारे अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे होते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लग जाते हैं। विदेशी व्यापार के कारण बाजार क्षेत्र के विस्तार से देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है और भाग में वृद्धि से उत्पादन में भी वृद्धि बड़े पैमाने पर होने लगती है। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, विदेशी व्यापार से किसी देश के नागरिक उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं जो अपने देश में उपलब्ध नहीं है। सीधी सी बात है, हम वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जो अपने देश में, ऐसी संसाधन जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन विदेशी व्यापार की सहायता से हम उन वस्तुओं का प्रयोग भी सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यदि ये व्यापार नहीं होता तो हम अन्य देशों में उपलब्ध संसाधनों का हम प्रयोग नहीं कर पाते। तो जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है ऐसी वस्तुओं को अन्य देशों से मंगाकर हम उनका, कोई भी देश वस्तुओं को उन देशों से खरीद करके उनका उपभोग कर सकता है। मूल्यों में समानता या समता, विदेशी व्यापार से वस्तुओं के मूल्यों में समता स्थापित होती है। अब कोई चीज़ अपने पास, अभी वही बात है कि हमारे पास दो देशों के कोई आइटम है, अब उनमें से कोई वस्तु है, उस वस्तु के एक की रेट ज़्यादा है, एक की कम है, जबकि उनकी गुणवत्ता समान है, तो मूल्यों में क्या होता है? अब वो कम रेट वाला है वो ज़्यादा परचेज करेंगे लोग और ज़्यादा वाला कम बिकेगा, तो ज़्यादा वाले को भी क्या होता है? अपने मूल्य डाउन करके उसको समानता के स्तर पर लाना पड़ता है। विदेशी व्यापार से वस्तुओं के मूल्य में समता स्थापित होती है, जिससे वस्तुओं को कम मूल्य वाले स्थानों अधिक मूल्य वाले स्थानों पर भेजी जाती है। इसी प्रकार व्यापारिक क्रिया के कारण मूल्यों में समानता पाई जाती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सांस्कृतिक लाभ भी अपने को अंतर्राष्ट्रीय, जब एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश में आता है, तो अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार वो वहाँ पे करता है और वहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार हमारे देश में करता है। तो इससे क्या होता है? एक दूसरे के अंतर्गत सामाजिक रूप से अपन जो संस्कृति है उस संस्कृति का भी विस्तार होता है।
तो सांस्कृतिक लाभ भी अपने को प्राप्त होता है। विदेशी व्यापार से बहुत से लोग संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज आदि को जानने लगते हैं, जिससे एक दूसरे की संस्कृति में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। विदेशी व्यापार सभ्यता और संस्कृति का प्रचारक भी माना जाता है। विदेशी व्यापार से हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार होता है। जब व्यक्ति अपना रहन सहन, खान पान, भाषा, सभी चीज़ों के, अब वो जाएगा वहाँ पे तो उन चीज़ों को वहाँ पर उजागर करेगा, तो उन चीज़ों से दूसरे लोगों के संपर्क में आएगा तो उन लोगों में भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। ये तो थे लाभ। अब अपन बात करते हैं कि विदेशी व्यापार से हमारे क्या हानियाँ होती है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, देश का एकांकी विकास, सीधी सी बात। अब हानि में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कैसे होता है, जैसे हमारे अन्य देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, अब उन देशों में की डिमांड है, तो डिमांड को हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ज़्यादा दोहन करते हैं, उनको ज़्यादा निकालते हैं, उन खनिजों का हम प्रयोग ज़्यादा करने लग जाते हैं। किस लिए कि हम निर्यात करेंगे और निर्यात करके हमारा धन प्राप्त करेंगे, यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से। लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे पास संसाधनों को बचाना भी हमारे लिए आवश्यक है। देश का एकांकी विकास, विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन के आधार पर विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिससे वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर तैयार कर सकता है। हर देश ये चाहता है कि कम से कम लागत हो और अधिक दाम प्राप्त हो, तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करेगा जिनमें लागत कम आती है। अतः देश का संतुलित औद्योगिक विकास न होकर केवल कुछ ही क्षेत्रों या उद्योगों का विकास होता है। एकांकी विकास से देश के बहुत से संसाधन क्या रहते हैं, बेकार पड़े रहते हैं, यानी जिनमें खर्चा कम आ रहा है तो उनका तो हम उत्पादन करते जा रहे हैं, और जिनमें खर्चा ज़्यादा आता है उनको हम उत्पादन करना बंद कर देते हैं। इससे ये होता है कि वो उत्पादन, अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उन्हीं वस्तुओं का करेंगे जिनमें लागत कम आएगी। जिससे क्या होता है, एक क्षेत्र तो विकसित हो गया और दूसरा क्षेत्र में संसाधन जो थे वो बेकार पड़े हुए हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, विदेशी निर्भरता बढ़ती है। अब विदेशी निर्भरता कैसे बढ़ेगी? विदेशी निर्भरता ऐसे बढ़ती है कि हम कोई वस्तु हमारे विदेश से प्राप्त हो रही है, जैसे अपन बात करें जैसे चाय हो गई या कुछ अन्य वस्तुएं हो गई। अब ये अन्य देशों को अपने देश से, तो वो देश क्या है, पूर्ण रूप से डिपेंड, उस देश के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं जिस देश से उसको संसाधनों की प्राप्ति होती है, वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वो क्या होती है, विदेशी निर्भरता इसमें बढ़ जाती है, यानी वो वस्तु वहाँ से आएगी तभी अपने को प्राप्त होगी। विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव, सस्ती विदेशी वस्तुओं के आयात से अब देश के अनेक उद्योग खतरे में पड़ जाते हैं। अभी सीधी से अपन बात देख रहे हैं, अभी वर्तमान में ये खतरा हमारे लिए बना हुआ है कि चीनी आइटम जो बहुत सस्ते दामों पर अपने को प्राप्त हो जाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग थे वो उद्योग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। उन उद्योगों का सब उत्पादन, अब उत्पादन जब वो करेंगे तब जब अब उनका परचेज यानी परचेजिंग पावर या उनको लोग खरीदेंगे, लेकिन खरीदते लोग किसको है, जो सस्ते होते हैं। अब सस्ते विदेशी लोगों की जो वस्तुएं होती है वो सस्ती मिल रही है तो हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को नहीं खरीद पाते थे। इससे हमारी विदेशी प्रतियोगिताओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यहाँ के उद्योग नष्ट हो जाते हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं और नए नए उद्योग स्थापित नहीं हो पाते। राजनीतिक दासता, संसाधन संपन्न पूंजीपति राष्ट्र निर्बल देशों के साथ क्या कर, अब साधन संपन्न पूंजीपति राष्ट्र जिनको अपन विकसित राष्ट्र बोलते हैं, वो विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, निर्बल देशों के साथ विदेशी व्यापार के माध्यम से उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन वालों ने भारत की भूमि पर कब्जा किया, तो इसी प्रकार लोग क्या करते हैं, औपनिवेशिक उसका फ़ायदा उठाना प्रारंभ कर दें, जिससे देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाती है। ये तो थे हमारे लाभ और हानियाँ विदेशी व्यापार से। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन, यानी कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। इसमें शुरुआत में अपन ने बात की थी गेट, एक इससे पहले बात की थी ITO, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बाद में गेट में परिवर्तित कर दिया गया, और गेट का नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसको बाद में फिर चेंज कर दिया गया WTO में, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन अलग है, WHO होता है, जबकि ये WTO है। WTO से हमारा अभिप्राय क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो गेट के बारे में अपन पढ़ते हैं। गेट का हिंदी नाम जो है प्रशुल्क व्यापार पर महासमझौता। ये विश्व का पहला विदेशी व्यापारिक समझौता है। 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, और इससे पहले जो था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
उसके ऊपर उसमें केवल 23 देश शामिल थे, जबकि हमारे WTO गेट की स्थापना की गई जब 30 अक्टूबर 1947 को, तब 96 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे और इसके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुए थे। 1 जनवरी 1948 में विश्व में इसको लागू कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आचार संहिता युक्त एक व्यापार उदारीकरण की कार्य पद्धति वाली संस्था भी स्थापित कर दी गई। ये अनुबंध करने वाले देशों को अपनी व्यापारिक समस्याओं पर बातचीत करने का एक मंच मिल गया था इसके माध्यम से, जहां एकत्रित होकर वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। 1 जनवरी 1995 को गेट को समाप्त कर दिया गया और एक नवगठित विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में इसको सम्मिलित कर लिया गया और एक गैर स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्यालय गैर स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको अपन क्या बोलते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गैर स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये गेट के बारे में बात करते हैं। गेट को जब WTO में परिवर्तित किया गया है, WTO में इसको शामिल कर दिया गया। बाद में ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 में की गई थी। 1 जनवरी 1995 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया और इसका मुख्यालय वही जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1947 में स्थापित गेट का ही ये नया रूप है। विश्व व्यापार संगठन उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना भी है जिसका पालन सभी देशों को करना होता है और 19 अक्टूबर 2015 से इस संगठन ने लगभग 164 देश इसके सदस्य बन चुके हैं, जिससे में विकासशील और विकसित सभी प्रकार के देश शामिल है। विश्व का अधिकांश व्यापार इन्हीं देशों के अंतर्गत होता है। जिन देशों ने WTO का सदस्यता प्राप्त कर रखी है उन देशों में ही आपस में व्यापार किया जाता है। गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकन ने यूरुग्वे दौरे के विचार विमर्श का अंतिम प्रारूप सितंबर 1991 में तैयार किया। इस डंकन प्रस्ताव को 1992 में पेश किया गया और इसे 15 सितंबर 1993 को स्वीकार कर लिया गया और भारत भी इसका सदस्य है। वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य बना हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह। ये तो थे विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसको प्रादेशिक व्यापार समूह में प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक समीपता, समरूपता, पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने और विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। ये अस्तित्व में आया। वैश्विक संगठनों के व्यापार में असफल होने के बाद ये समूह बनाया गया और ये समूह प्रादेशिक सदस्य राष्ट्रों में व्यापारिक शुल्क को हटाने और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का काम करने लगा। लेकिन आज विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। यानी जो आज हमारे प्रादेशिक स्तर पर, देश के स्तर पर जो व्यापारिक संगठन बने हुए, उन व्यापारिक संगठनों का व्यापार करना आज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कौन कौन से संगठन बने व्यापारिक संगठन, जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं आसियान। अब आसियान जो है उसकी स्थापना 1967 में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार, इन देशों ने मिलकर इसका आसियान जो संगठन है उसका निर्माण किया और इन देशों के मध्य आपस में व्यापार को बढ़ावा देने लगे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देश ने मिलकर के कुछ अलग समूह बनाए, जैसे एशिया में अलग, यूरोप में अलग, उत्तरी अमेरिका के समूह अलग, अफ्रीका वाले देशों के अलग। ऐसे जो समूह बनाए गए उनका प्रादेशिक व्यापारिक समूह के, तो इसके ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इन्होंने मिलकर आसियान देश है सारे के सारे। तो इन आसियान देशों ने मिलकर एक समूह बनाया 1967 में, जिसका नाम दिया गया आसियान, CIS। ये EU यूरोपियन संघ था, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिका की फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, साप्टा, ये महत्वपूर्ण। उसके बाद में साप्टा की अपन बात की जाए तो ये जो ऐसे देश के संगठन बनाए गए जो आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या अपने नियम अलग ही बनाए। बात करते हैं साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाक और श्रीलंका इसके सदस्य थे साप्टा के।
ये प्रमुख महाद्वीपीय देशों के प्रादेशिक समूह है जिससे व्यापारिक गतिविधियों को गति देने का कार्य इनसे किया जाता है। ये तीन चार समूह हो गए, आसियान हो गया, CIS हो गया, ओपेक हो गया, साप्टा हो गया, ये महत्वपूर्ण व्यापारिक समूह थे। विश्व व्यापार संगठन और भारत। अब WTO और भारत, इसके बारे में अपन बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बिना किसी बाधा के विकसित करना। यूरुग्वे डंकन प्रस्ताव आने के बाद भारत में 3 वर्षों तक सकारात्मक और नकारात्मक संभावनाओं पर विचार विमर्श चलता रहा तथा अंत में 15 दिसंबर 1993 को, इसको डेट को ध्यान से समझना है, 15 दिसंबर 1993 को भारत ने डंकन प्रस्ताव को स्वीकार करके WTO जो था उसका सदस्य के रूप में इसने डंकन प्रस्ताव जो आया था उसको इसने भी स्वीकार कर लिया। विदेशी व्यापार के आंकड़े, अब अपन बात करेंगे कि भारत के साथ विदेशी व्यापार के जो आंकड़े हैं वो वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्त मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2016 को भारत के व्यापार के अंतिम आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी व्यापार भारी मंदी का शिकार रहा है। भारत के साथ जो विदेशी व्यापार चल रहा था वो बहुत मंदी के अंतर्गत रहा। वैश्विक मांग में गिरावट, अन्य देशों से डिमांड कम हो गई। देश के आयात और निर्यात दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धि हुई, आयात भी घट गया और निर्यात भी घट गया। डॉलर मूल्य के साथ रुपये मूल्य में भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इससे पूर्व पिछले वित्त वर्ष में भी ये वृद्धि ऋणात्मक रही और 2015-16 लगातार दूसरा ऋणात्मक वर्ष भी माना जाता है, जबकि आयात निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। अब ऋणात्मक वृद्धि किसको कहते हैं, यानी अपन हमारा आयात निर्यात तो हो रहा है लेकिन पहले की अपेक्षा वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेल की कीमतों में गिरावट के चलते तेल आयात बिल 41.60% कमी 9 महीने की अवधि में दर्ज हुई। वही गैर तेल आयातों में भी कमी देखने को मिली। वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 35,193 अरब डॉलर का हमने आयात किया और 2,37,093 डॉलर का निर्यात किया। यानी अपन बात करें 2015-16 की, तो 15 में वही अप्रैल से दिसंबर तो 295.81 अरब डॉलर। यहाँ पे 351 ऊपर दोबारा देखना, 351.93 और 237.93 अरब डॉलर है वो, जबकि यहाँ पर 2015 में 295.81। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, 14 की अपेक्षा 15 में और कम हो गया। इधर 237-196 निर्यात हो गया, आयात भी घट गया और निर्यात भी, तो ये ऋणात्मक वृद्धि मानी जाती है। निर्यात में 18.06% की वृद्धि और आयात में 15.87% की का अंतर देखा गया। इसके साथ व्यापार घाटा अप्रैल दिसंबर 2015 में 99.21 अरब डॉलर का रहा। 2015-16 में भारत में निर्यात 12,73,323 करोड़ और आयात पर 19,15,849 करोड़ रहे। तो ये आयात और निर्यात का कुछ आंकड़े हैं जिनके माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपना आयात और निर्यात घट भी रहा है और किस प्रकार आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है। भारत के साथ विदेशी व्यापारिक आंकड़ों की सारणी आप बुक के बुक में भी चैप्टर में दी हुई है, इसकी सारणी दी हुई है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नया स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले आपके पास PDF आएगा और PDF के बाद में फिर आपके पास उसका वीडियो प्राप्त होगा आपको। नमस्कार।